कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 6, शीर्षक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, पृष्ठ 61 से 70 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ 6, शीर्षक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। पृष्ठ 61, पाठ 6, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को बताता है। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास समझते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। 6.1 भौतिक परिवर्तन। क्रियाकलाप 6.1 कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें, जैसा कि चित्र 6.1 में बताया गया है। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? पृष्ठ 61 पर क्रियाकलाप 6.1 करने के लिए कागज के 4 वर्गाकार टुकड़े किए गए हैं। इन टुकड़ों में से एक को पुनः 4 टुकड़ों में काटा गया है। क्रियाकलाप 6.2 अपनी कक्षा के चॉक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चॉक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चॉक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण यानी पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चॉक के आकार में बेल कर सूखने दें। क्या आप चॉक के चूर्ण से फिर चॉक बना सकते हैं? क्रियाकलाप 6.3 कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण बर्फ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया? पृष्ठ 62 क्रियाकलाप 6.4 एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती मालूम होती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहां जल की कोई बूंद पता चलती है? क्रियाकलाप 6.5 इस क्रियाकलाप के साथ एक सावधानी दी गई है। लिखा है, ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतें। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र यानी अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अग्र भाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज तथा चॉक के आमाप यानी साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, आमाप यानी साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं।
वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। 6.2 रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। ये पदार्थ जंग कहलाता है और ये प्रक्रम जंग लगना कहलाता है, जैसा कि चित्र 6.2 में बताया गया है। यहां पृष्ठ 62 पर चित्र 6.2 में लोहे की कुछ जंग लगी वस्तुएं बताई गई हैं। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखी कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। पृष्ठ 63। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ या लौह से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। क्रियाकलाप 6.6 शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए। यहाँ पृष्ठ 63 पर एक सावधानी दी गई है। इसमें लिखा है, मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर न देखें। मैग्नीशियम की पतली पट्टी यानी फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए। इसके सिरों को रेगमाल से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। ये चमकदार श्वेत यानी सफेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी, जैसा कि चित्र 6.3 में बताया गया है। यहां पृष्ठ 63 पर चित्र 6.3 दिया गया है, जिसमें मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता बताया गया है। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म यानी पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? यह परिवर्तन को यहां दिए गए समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम यानी Mg जमा ऑक्सीजन यानी O2 देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। यहाँ एक लेख दिया गया है जिसमें लिखा है, ध्यान दें कि यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और न ही यह छात्रों से अपेक्षित है। भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण यानी जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारकीय? भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को यहाँ दिए गए समीकरण के द्वारा लिखा जा सकता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO जमा जल H2O बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है MgOH2। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। पृष्ठ 64। क्रियाकलाप 6.7 शिक्षक द्वारा निदर्शित किए जाने के लिए।
कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा घोल लीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बचा लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। जैसा चित्र 6.4 में बताया गया है। पृष्ठ 64 पर चित्र 6.4 दिया गया है, जिसका वर्णन क्रियाकलाप 6.7 में हुआ है। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन इस चित्र में बताया गया है। यहां चौड़े मुंह की कांच की बोतल में कॉपर सल्फेट विलयन है जो नीले रंग का है, और दूसरे चौड़े मुंह की कांच की बोतल में आयरन सल्फेट है जो हरे रंग का है। इसमें एक इस्तेमाल किया हुआ ब्लेड अंदर डाला हुआ है और वहीं एक इस्तेमाल किया हुआ ब्लेड बाहर भी है। यहां बताया गया है कि चौड़े मुंह की कांच की बोतल में जो इस्तेमाल हुआ ब्लेड डला हुआ है उसका रंग बाहर पड़े ब्लेड से भिन्न है। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए। क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट विलयन अर्थात CuSO4 नीला थोथा जमा लोहा यानी Fe बनता है आयरन सल्फेट विलयन जो है FeSO4, हरा जमा कॉपर जो है Cu, भूरा निक्षेप। क्रियाकलाप 6.8 किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलने लगेंगे। इस गैस को चित्र 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में बताई गई है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं। सिरका यानी एसिटिक अम्ल जमा खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अन्य पदार्थ। इस प्रक्रिया को चित्र 6.5 के माध्यम से बताया गया है, जिसमें चूने के पानी में से गैस को गुजारने के लिए व्यवस्था की गई है। इस चित्र की संख्या है चित्र 6.5। पृष्ठ 65। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जमा चूने का पानी CaOH2 बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो है CaCO3 जमा जल H2O। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में ये बताने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने पाया कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म
एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसने चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूरों का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का अंत्योत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों यानी डिटर्जेंट्स को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके की गई है। हमने जाना कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों यानी पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में ये घटनाएं भी हो सकती हैं। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण यानी उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निर्मुक्त यानी बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना। ध्वनि का उत्पन्न होना। गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना। रंग में परिवर्तन होना। किसी गैस का बनना। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे ना जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? पृष्ठ 66। यहाँ पर एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है सुरक्षात्मक आवरण। इसमें लिखा है, आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। संभवतः आपने महसूस किया होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में ये परिवर्तन नहीं महसूस किया है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बूझो कहता है, अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पादप यानी पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? पहेली ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? 6.3 लोहे में जंग लगना। आइए
हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। क्योंकि लोहे का उपयोग सेतु यानी पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लोहा Fe जमा ऑक्सीजन O2 वायु से जमा जल H2O देता है जंग यानी आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है। पहेली कहती है, ओह, इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है, क्योंकि वह समुद्र तट के निकट रहती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम यशद लेपन यानी गैल्वनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, अतः जहाजों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है। यही नहीं, जहाजों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल तथा मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती है। 6.4 क्रिस्टलीकरण। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक यानी लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। यहाँ एक सावधानी लिखी है। लिखा है, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। क्रियाकलाप 6.9। क्रियाकलाप 6.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएं, जैसा चित्र 6.6 में बताया गया है। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार ना छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन का अध्ययन कीजिए। क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। यहाँ पृष्ठ 67 पर चित्र 6.6 में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिए गए हैं। आपने
भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा। अपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ 68। प्रमुख शब्द: रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया, क्रिस्टलीकरण, यशद लेपन, भौतिक परिवर्तन। जंग लगना। आपने क्या सीखा? परिवर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। अभ्यास 1। यहाँ दिए गए प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। क. प्रकाश संश्लेषण। ख. जल में शक्कर को घोलना। ग. कोयले को जलाना। घ. मोम को पिघलाना। च. एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र या फॉइल बनाना। छ. भोजन का पाचन। 2. बताइए कि यहाँ दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। क. लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है, सत्य या असत्य। ख. पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, सत्य अथवा असत्य। ग. जस्ते यानी जिंक लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, सत्य या असत्य। घ. लोहा और जंग एक ही पदार्थ हैं, सत्य या असत्य। च. भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सत्य या असत्य। पृष्ठ 69। 3. यहाँ दिए गए कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। क. जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह रिक्त स्थान के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। ख. खाने के सोडे का रासायनिक नाम रिक्त स्थान है। ग. ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान हैं। घ. ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल रिक्त स्थान गुणों में परिवर्तन होता है। च. ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, रिक्त स्थान परिवर्तन कहलाते हैं। 4. जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। 5. जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए। ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। 6. आप यह कैसे बताएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। 7. समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है। 8. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। 9. समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। 10. समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। 11. हम रसोई में जिस गैस का उपयोग करते हैं वो द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहलाती है। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही ये गैस में परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तन ए। फिर यही गैस जलती है, परिवर्तन बी। यहां दिए गए कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं। सही कथन का चयन कीजिए। क. प्रक्रम ए
एक रासायनिक परिवर्तन है। ख. प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ग. प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। घ. इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पृष्ठ 70। 12. अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस यानी बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी। यहां दिए कथन इन परिवर्तनों से संबंधित हैं। सही कथन चुनिए। क. प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है। ख. प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन है। ग. प्रक्रम ए और प्रक्रम बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हैं। घ. इनमें से कोई भी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन नहीं है। विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप और परियोजना कार्य 1. ऐसे दो परिवर्तनों का वर्णन कीजिए जो हानिकारक हों। समझाइए कि आप उन्हें हानिकारक क्यों मानते हैं। आप उनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। 2. चौड़े मुंह वाली कांच की 3 बोतलें लीजिए। उन पर ए, बी तथा सी का चिन्ह लगाइए। बोतल ए को सामान्य नल के पानी से लगभग आधा भर लीजिए। बोतल बी को उसी स्तर तक कुछ मिनट तक उबाले हुए जल से भर लीजिए जहां तक बोतल ए को भरा था। बोतल सी में उसी उबले हुए जल को उसी मात्रा में लीजिए जितनी अन्य बोतलों में ली थी। प्रत्येक बोतल में लोहे की एक जैसी कुछ कीलों को डाल दीजिए ताकि वे पूरी तरह से पानी में डूबी रहें। बोतल सी के जल में 1 चम्मच खाना पकाने का तेल डाल दें ताकि पानी के ऊपर उसकी एक परत बन जाए। बोतलों को कुछ दिनों तक ऐसे ही रखा रहने दें। प्रत्येक बोतल में से कीलों को निकालकर उनका अवलोकन करें। उनके प्रेक्षणों का कारण समझाएं। 3. फिटकरी के क्रिस्टल बनाइए। 4. अपने क्षेत्र में खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न किस्म के ईंधनों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। अपने शिक्षकों, माता पिता अथवा किसी व्यक्ति से इस बारे में चर्चा कीजिए कि कौन से ईंधन कम प्रदूषणकारी हैं और क्यों। क्या आप जानते हैं दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ जैसा चित्र 6.7 में बताया गया है जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार 6000 किलोग्राम से अधिक है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनवाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगी है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके आमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इससे ये जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका था। चित्र 6.7 में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ का चित्र दिया गया है। इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 6 शीर्षक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन यहाँ समाप्त हुआ।